दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। उम्मीद है आपको इमरान खान की किताब मैं और मेरा पाकिस्तान का ये सिलसिला पसंद आया होगा। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि हम पहले बाब को जारी रखें, और उस बाब का उन्वान है क्या मैं जन्नत में क्रिकेट खेल सकूंगा। ये बताना ज़रूरी है कि इस किताब का तर्जुमा इंग्लिश से उर्दू में जनाब हारून रशीद साहब ने किया है। पिछली पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे, इस तहरीर में लिखा है जो कि डिफरेंसेस से, यानी कि अंग्रेज़ की हुकूमत की वजह से कुछ आदतें पड़ गई थी हमारे लोगों को और उनके असरात वगैरह की। तो आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। मुसलमानों ने खानदान का अदारा बचा लिया और इबादत की रसूम। खुद को वो कदीम अहद के पसमानदा लोग समझने लगे। हमारी तालीम हमें ये बताती कि अगर तरक्की करनी है तो बरतर इस्तेमारियों की तकलीद करना होगी। हम बरतानिया के पब्लिक स्कूलों के अदना से नकाल थे। हमारे रोल मॉडल खा वो खिलाड़ी हों, फिल्मी सितारे या अवामी गुलकार, सब के सब मगरिब से ताल्लुक रखते थे। इसके अदाकार, खिलाड़ी और गायक मजीद बरां पुरानी नस्ल मगरिब से मरूब थे और उनकी सकाफत से भी खा उनमें से बेशतर दिल में उसे नापसंदी करते हों। बहुत बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि हमारी तालीम हमें खुद अपने आप से इतना दूर ले जाती है। मेरे जहन पर बस एक ही ख्याल मुसल्लत रहता कि एचएसएन के खूबसूरत मैदानों में क्रिकेट खेला करूं। अब उन स्कूलों में देसी अमरीकन पैदा होते हैं। अंदाज और इजहार में वो 7 समंदर पार वालों की नकल उतारते हैं। बॉलीवुड की फिल्में देखकर वो बेसबॉल के खिलाड़ियों ऐसी टोपी पहना करते हैं। पुरानी नस्ल अंग्रेजों की दिलदादा थी, नई अमरीकियों की। पाकिस्तान बनने के बाद अंग्रेजी तर्ज के स्कूलों से हमें फौरन ही निजात पा लेनी चाहिए थी। सिंगापुर, मलेशिया और भारत में आज़ाद हुकूमतों ने तमाम तालीमी इदारों के लिए यकसा निसाब नाफिज किया। पाकिस्तान में उन्हें कायम रहने दिया गया। नौबत यहाँ तक पहुँची कि अब तक उन तुलबा के लिए कुतुब का इंतखाब मगरिब में होता है। इन स्कूलों से निकलने वाले नौजवानों को दूसरों के मुकाबले में बेहतर मौके मिलते हैं। सिविल सर्विस में खास तौर पर कि वो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मकामी नहीं गैर मुल्की लहजे में। अपनी सकाफत को वो नापसंद करते हैं। इनमें एक खास तरह की खुद तरहीमी जन्म लेती है और अलमनाक एहसास कमतरी। 2 अजनबी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनमें से एक फौरन ही अंग्रेजी के कुछ अल्फाज लुढ़का देता है ताकि उसे माकूल, मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता मान लिया जाए। हम अंग्रेजी तारीख, अंग्रेजी फिल्मों, खेलों, नावलों और लिबास से मुतासर थे। हम उसका मजाक उड़ाते जो ढंग से अंग्रेजी ना बोल सकता। गलत उर्दू बोलना फैशन था। ईद और जुमा ऐसे त्योहारों के सिवा हम शलवार कमीज से गरेज ही करते। 16 साल की उम्र में जब मैं लाहौर क्रिकेट टीम का मेंबर बना तो दूसरे खिलाड़ियों के साथ बात करने में मुझे दुश्वारी का सामना होता। वो उर्दू में तालीम देने वाले स्कूलों से आए थे। वो यकजा होकर हमारा मजाक उड़ाते। तब मैं खुद को अजनबी महसूस करता। हमारे और उनके दरमियान एक खलीज हायल थी, इससे कहीं ज्यादा जो बरतानिया के उमरा और आम लोगों में होती है। उनके लतीफ़े, मज़ाहिया जुमले, पसंदीदा फिल्में और दुनिया के बारे में उनका नुक्ता नज़र सब कुछ हमसे मुख्तलिफ था। तब मुझे एहसास होने लगा कि ये तो वो अलग तबक़ात हैं और बाहम इनकी नापसंदीदगी कैसे ख़तरनाक नताइज को जन्म दे सकती है। ये इंकशाफ भी हुआ कि एचएसएन में खेल की बेहतरीन सहूलतों के बावजूद हम इन आम से बच्चों का मुकाबला करने के काबिल नहीं। वो बहुत ही सख्त जान थे और आगे बढ़ने का जज्बा उनमें कहीं ज्यादा था। हॉकी और स्क्वाश के सब अजीम सितारे भी उर्दू स्कूलों से उभरे, आलमी उफक पर उभरे और झगमगाते रहे। फिर मुझे अंदाजा हुआ उन्हें बहुत जल्द एहसास हो जाता है कि अगर समाजी मर्तबा बढ़ाना है तो मगरबी रख रखाव के अंदाज सीखना ही पड़ेंगे। लिहाजा क्रिकेट के खिलाड़ियों की अक्सरियत मगरबी मलबूसात की खरीदारी बहुत गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा करने लगती। उन्हें अंग्रेजी सीखने की ख्वाहिश होती है और वो भी ऐसी कि लहजा भी अंग्रेजों जैसा हो। कुछ ऐसे क्रिकेटर भी थे जिन्होंने महज इसलिए शराब पीना शुरू कर दी कि अहले मगरिब को मरगूब है और अशराफिया के मामूलात में शामिल। हालांकि 1977 में शराब पर पाबंदी आई थी। कौमी लिबास भी एक सकाफती पहचान होता है जिसे नौआबादियाती दौर ने बर्बाद करके रख दिया। अपने लड़कपन में मुझे याद है कि मेरे चचा ने मेरे एक कज़न को शलवार कमीज पहने हुए देखा तो ये कहा था, ओए तुमने ये क्या नौकरों वाले कपड़े पहन
रखें। एक मर्तबा अपनी वालदा की एक सहेली को मैंने कहते सुना कि लगता है फलां के पास अचानक बहुत दौलत आ गई है क्योंकि उसने मगरबी लिबास पहनना शुरू कर दिया है। 10 बरस गुजरने के बाद 1988 में जब कराक्रम में चंद मगरबी दोस्तों के साथ वो नवर्ती में मशगूल था, मुझे ख्याल आया कि मैं भी अपने लिबास से गैर मुल्की नजर आता हूँ। मकामी लोग पाकिस्तानी लिबास पहने थे। अचानक ये ख्याल बिजली की तरह जहन में लपका। एक मैं हूँ, कौमी हीरो माना जाता हूँ, मुझे रोल मॉडल समझा जाता है, जहाँ चला जाऊँ हजारों जमा हो जाएं, फिर भी लिबास मेरा गैर मुल्कियों जैसा है। कई बरस बाद जब मैं पहली मर्तबा वजीरस्तान गया तो उस वक्त भी मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़ी। कबायली ये जानते हुए भी कि पश्तो मुझे आती नहीं, पश्तो ही में बात करने पर मुसर रहे। सिर्फ कबायली इलाकों का ही ये खासा है कि वहाँ के लोग अपनी सकाफत के इजहार पर इसरार करें। वो इस फखर से सरशार रहने वाले लोग हैं कि वो नाकाबिले शिकस्त हैं, कोई उन्हें फतह न कर सका। उन्हें किसी की सकाफत से कुछ भी मुस्तार लेने की जरूरत नहीं। इस्तेमाल तब फतह याब होता है जब गालिब आने वाले एहसास बर्तरी और मगलूब एहसास कमतरी का शिकार हो जाएं। सबकदोश सिविल और फौजी अफसरों में इस्तेमाली रवायात का अब भी गलबा है। अजनबी सरजमीनों के फर्जंद इन अदारों के मेमार थे। पाक फौज के एक लेफ्टिनेंट जनरल ने मुझसे कहा, इमरान, तुम शलवार कमीज पहनने पर इस कदर मुसर क्यों हो, क्योंकि सूट में तुम जचते बहुत हो। इनमें से बहुत से लोग शलवार कमीज ही पसंद करेंगे, खासतौर पर मौसम गर्मा की हिद्दत में, मगर वो एतमाद से महरूम लोग हैं। 1990 के अशरे में शौकत खानम हस्पताल में मेरा एक दफ्तर था, जहां मैं मार्केटिंग टीम की कारकर्दगी का जायजा लिया करता। मैंने देखा कि अतियात देने वाले अक्सर ताजर होते और शलवार कमीज में मलबूस। हमने फैसला किया कि हमारी मार्केटिंग टीम वाले भी इनकी पैरवी करें। टीम के एक मेंबर ने कुछ अरसे बाद वादा किया कि उसे पुराने अंदाज की तरफ लौट जाने की इजाजत दी जाए। उसका कहना यह था कि अब ताजर और दूसरे लोग उसका ऐसा एहतराम नहीं करते, ये भी कि जब वो बड़े दफ्तरों में जाता है तो उस कदर एतमाद महसूस नहीं करता। मुशर्रफ के दौर में ये रुझान और भी बढ़ गया कि उसने मगरब नवाजी को बहुत फरोग दिया। अब सिंध और पंजाब के सियासतदान भी उसकी तकलीद करने पर मजबूर नजर आए। बहुत से उम्मीदवार पोस्टरों पर छपने वाली अपनी तस्वीर कोट और नेकटाई के साथ बनवाते हैं। उनका ख्याल है कि इस तरह वोटर उन्हें कुछ ज्यादा अहमियत देंगे। तारीख के किसी भी तालिब इल्म के लिए गालिब तहजीब की पैरवी के मनाजर अजनबी और ताज्जुब खेज नहीं। इटली के इलाके सिसिली ने 11वीं सदी में जब फातहैन से आज़ादी छीन ली थी, मगर आइंदा 50 बरस तक जजीरे में अदालतों की जुबान अरबी रही। पाकिस्तान में अंग्रेजी बोलने वाली अशराफिया हमें हमारे मजहब और तहजीब से दूर ले गई। हरचंद किसी ने ईसाइयत कबूल करने में आमादगी जाहिर न की, मगर मगरिब से मशहूर होने का नतीजा जरूर निकला कि इस्लाम को एक कदामत पसंदाना मजहब ख्याल किया जाने लगा, अपने तमद्दुन ही की तरह। आखिर वो जो अक्सरियत में थे वो मजहबी थे तो मुफलिस भी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर कोई तालिब इल्म नमाज पढ़ता नजर आ जा या दाढ़ी रख लेता तो उसे मौलवी कहा जाता। मगरबी तालीम में साइंस पढ़ाने पर जोर बहुत था। कहा जाता कि हर वो चीज और अकीदा जो दिखाकर साबित नहीं किया जा सकता दर हकीकत वजूद ही नहीं रखता। ये नजरिया मजहब से मुतसादम है जो गैब पर ईमान लाने का मुतालबा करता है। मजीद बरा 1960 के अशरे में नई नस्ल ने पुराने के खिलाफ बगावत कर दी थी, इसके नतीजे में वो मजहब से भी दूर होती गई। हम भी इसी नस्ल का हिस्सा थे। स्कूल की तालीम मुकम्मल कर लेने के बाद भी जुमा और ईद की नमाजें पढ़ने में अपने वालिद के साथ जाया करता। मेरा और मेरे दोस्तों का हाल मगर ये था कि अल्लाह का वजूद हमारे लिए मस्जिद की 4 दीवारी तक महदूद था। हम अंग्रेजी फिल्में देखने वाले इस बात पर ईमान ला चुके थे कि मगरब बहरहाल बालातर है और असल अहमियत टेक्नोलॉजी को हासिल है। अगर अपने मजहब और तमद्दन का हमें बेहतर इल्म होता तो शायद हम इस तरह ललचा कर मगरब की तरफ ना देखा करते, इस तरह झुक कर उसकी तरफ माइल ना हो गए होते। ऐसा ये भी था कि हमारे उलमा मगरबी यलकार का मुकाबला न कर सके, मगरबी तहजीब से वो ना आशना थे और हमारी जुबान में हमसे बात न कर सकते थे, हमें समझा न सकते थे। सकाफती खलीज
نے جو ہمارے اور ان کے درمیان دکھائی نہ دینے والی دیوار کی مانند مگر مضبوط تھی، ہمیں اس انداز فکر کی طرف راغب کیا کہ اسلام عہد قدیم کا قرینہ ہے۔ مجھے وہ طالب علم اب بھی یاد ہیں جو ان مولوی صاحبان کا مذاق اڑایا کرتے جن کی انگریزی ناقص تھی۔ اب بھی بنیاد پرستی اختیار کرنے والے نوجوانوں سے نالاں اشرافیہ ادراک نہیں کر رہی کہ وہ مختلف تعلیمی نصابوں اور نظاموں نے ہمارے لیے کتنی مشکلات کو جنم دیا ہے۔ وہ بجا طور پر مدارس میں اصلاح کے بات تو کرتے ہیں، لیکن عام آدمی کے نقطۂ نظر سے صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس پہلو پر وہ غور نہیں کرتے کہ یہ مدارس بے شمار غریب خاندانوں کے لیے جو تعلیم کا واحد ذریعہ ہے۔ عوام کا احساس یہ ہے کہ وہ ایک اجنبی ثقافت کی نمائندگی کرنے اور استعمار کے وارثوں کو قبول نہیں کرتے۔ وہ انہیں مغرب کا ایجنٹ سمجھتے ہیں جو ان کی قوم روایات کو تباہ کرنے کے درپے ہے۔ عالمی اشرافیہ کی تخلیق کا تصور مختلف ممالک میں مسلسل اور دائمی مداخلت کے مترادف ہے۔ زمینی استعماری قبضے کی جگہ اب ثقافتی استعمار نے لے لی۔ مصنف چارلس برک ہارٹ نے اپنی کتاب میں فیض آباد شہر اسلام میں اس مسئلے کی نشاندہی کی۔ مراکش کے اس تاریخی دیار میں 30 کے عشرے میں وہ مقیم رہا۔ رابع صدی کے بعد جب وہاں سے گزرا تو اس نے لکھا، اس وقت مجھے پہلی مرتبہ اس بات کا احساس ہوا کہ جن مردوں کی جوانی تبدیلی کی دست پردے محفوظ روایتی ماحول میں گزری تھی، آج وہ اپنے خاندانوں کے سربراہ تھے۔ ان میں سے بہت سے یہ خیال کرتے ہیں کہ جس تخلیقی وفور نے مسجد قرطبہ اور الحمرا کو جنم دیا، وہ یورپی اقتدار کے ذریعے متعارف ہونے والی تمام اہم تبدیلیوں سے کہیں بڑھ کر زندہ اور اصلی محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک بہرحال ایک ایسی نسل بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہے جسے بچپن ہی سے یورپ کی بے پناہ خیر کن قوت نے اندھا کر دیا ہے، جسے حکمت عملی کے تحت یورپی اسکولوں میں تعلیم دلوائی گئی، جس کے باوصف ان کے انداز میں ناقابل عبور احساس برتری نے پنجے گاڑ لیے۔ اب وراثت میں منتقل ہونے والی روایتی زندگی پر جو اپنی تمام تر تنگ دامانی کے باوجود اپنے اندر دائمی اطمینان کا خزانہ سموئے تھی، جدید یورپی طرز حیات جو واضح طور پر غالب ہے، جس کا سطح نظر فقط مادی برتری کا حصول ہے، ہر اس چیز کی تذلیل جس کے ساتھ تقدیس وابستہ ہو، پھر ہم آہنگی کیسے ممکن ہے؟ یہ شاندار لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اور جو اب موت کی جانب رواں ہیں، انہیں باہر سے مغلوب کر لیا گیا مگر اندر سے وہ آزاد ہی رہے۔ دوسری طرف نوجوان نسل ہے جس نے مراکش کی آزادی جیت کر چند برس پہلے خارجی طور پر ایک فتح تو حاصل کر لی، لیکن اب اندرونی طور پر تباہی کے خطرے سے دوچار ہے۔ عمران خان کی لکھی ہوئی کتاب میں اور میرا پاکستان، اس کا سلسلہ اس ہفتے یہاں پر روکتے ہیں۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔